नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद युग। छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक था, माना जाता है इसको। 1918 से 1936 ईस्वी के जो मध्य का समय था उसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1918 से 1936 के मध्य का जो समय था उस युग को किस नाम से जाना जाता है? तो छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। अब छायावाद युग था क्या, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को हम अगर देखें तो पहले तथ्य को देखते हैं। पहला तथ्य क्या कहता है? यह आधुनिक काल का तीसरा युग माना जाता है। यानी छायावाद युग को आधुनिक काल का तीसरा युग माना जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि छायावाद को आधुनिक काल का किस युग के नाम से जाना जाता है, तो तीसरे युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर इसकी दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपसे पूछता भी है कि किस युग में गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली थी। अगर ऐसी बात आती है तो वह युग कोई और नहीं था मित्र, वह युग आपका छायावाद था। यानी छायावाद युग की गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली थी। यानी यहाँ गद्य और पद्य दोनों की भाषा की बात करता है, तो दोनों की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। यानी गद्य की भी भाषा खड़ी बोली और पद्य की भी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो भी आप देख लीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छायावाद युग को हिंदी खड़ी बोली का छायावाद युग को हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो छायावाद युग कहा जाता है। देखिए, इसके पहले आपको कई तथ्य मिले थे। जैसे अगर पूछेगा हिंदी, थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं। देखिए, अब यहां पर बिंदु बना के हम लिख देते हैं। अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या युग, अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ठीक, तो आपका उत्तर होगा भक्ति काल को। भक्ति काल को। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बस पलट दे
और पूछ दे ब्रज भाषा या सामने हिंदी साहित्य भी अगर लगा दे, थोड़ा सा देख लेते हैं, सामने अगर हिंदी साहित्य भी लगा देगा तब क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ऐसे लिखेगा हिंदी साहित्य ब्रज भाषा का स्वर्ण काल। अब देखिए पूछेगा हिंदी साहित्य ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है, तब आपका क्वेश्चन भक्ति काल नहीं होगा, न तो आपका क्वेश्चन छायावाद युग होगा, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए तब रीतिकाल। ये हो गया मित्र। इतना ही नहीं, जब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां भी स्वर्णकाल यहां भी स्वर्णकाल, दोनों क्वेश्चन में स्वर्णकाल, लेकिन दोनों के आंसर में अंतर है, उत्तर दोनों का अलग अलग है। लेकिन जब आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य खड़ी बोली का स्वर्णकाल, तो वह आपका उत्तर होगा छायावाद। छायावाद, ठीक, इतना आपको मिलेगा। सोच लीजिए, यानी ये जो तीन क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये स्टार क्वेश्चन है, यानी यहां से आपको सब कुछ मिलता जुलता रहेगा, बस केवल यह स्वर्ण काल केवल है और यह ब्रजभाषा या खड़ी बोली, बस इतना ही अंतर है और इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा इसमें। देखते ही आप भ्रम में आ जाएंगे, लेकिन अब आपको भ्रम में नहीं आना है, ये चीज आपको साफ साफ पता चलना है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। यदि आपसे पूछता है छायावाद के, देखिए ये भी स्टार क्वेश्चन आपका है, छायावाद के बृहद त्रयी कवि। बृहद त्रयी का मतलब होता है छायावाद के बृहद त्रयी, यानी बड़े बड़े तीन कवि कौन कौन से हो सकते हैं, यानी हिंदी में छायावाद के बृहद बड़े बड़े तीन कवि कौन कौन से हैं और उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है। तो इसमें आपके पहले आ जाएंगे, पहले नंबर पर आएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे माना जाता है, तो वह आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है छायावाद, क्वेश्चन हम लिखने लगे, दूसरे आपके कवि, कवि के बारे में पढ़ रहे हैं तो छायावाद की बृहत्तर कवि, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बृहत्तर दूसरे आपके हो जाएंगे सुमित्रा
नंदन सुमित्रानंदन पंत। पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, लेकिन अगर छायावाद के परिप्रेक्ष्य में इनकी बात की जाए तो इन्हें छायावाद का विष्णु माना जाता है। क्या माना जाता है मित्र? विष्णु। यानी छायावाद के क्या है? विष्णु है। अगर आपसे पूछता है छायावाद का विष्णु किस कवि को माना जाता है, तो वह कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु माना जाता है। तीसरे हमारे जो कवि मिलते हैं, ये बृहत त्रयी की बात करता है। त्रय माने 3। तीसरे हमारे जो कवि मिलते हैं, ये आपके हैं पंडित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंडित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब इनके बारे में बात करता है तो इनको पूछता है कि छायावाद युग का महेश किसे माना जाता है, तो इन्हें छायावाद का क्या माना जाता है? महेश माना जाता है। ये छायावाद के क्या है? बृहत त्रयी कवि हैं। यानी ये छायावाद के 3 बड़े बड़े कवि हैं, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, फिर आपसे आगे पूछेगा कि छायावाद के बृहत चतुष्टय। देखिए, ये बृहत त्रयी है। यहीं पर आपसे जब लिखेगा, ये तब बृहत त्रय लिखेगा तो त्रय का मतलब 3 केवल यही होंगे। ठीक, जब चतुष्टय लिख देगा, बृहद चतुष्टय कवि, जब चतुष्टय की बात कर देगा तब एक कवि आपके और बढ़ जाएंगे। यानी 1 2 3, एक कवि आपके और बढ़ जाते हैं। और ये कोई कवि नहीं है, ये आपके कवियत्री हैं। ठीक, और ये कवियत्री कोई और नहीं, आपके प्रसिद्ध कवियत्री कौन, जिनका आप लोग बहुत सम्मान से नाम लेते हैं, महादेवी वर्मा जी। यानी ये बृहद चतुष्टय की बात करेगा तो ये चौथे कवि के रूप में आपकी कौन आ जा रही हैं? महादेवी वर्मा जी। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें आधुनिक काल का मीरा माना जाता है। यानी आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, आधुनिक काल की मीरा मानी जाती है। कौन? महादेवी वर्मा जी। ठीक, यानी अब देखिए, छायावाद के बृहत्त्रय कवि में 3 ए आ जाएंगे। चतुष्टय की बात करेगी तो एक कवि आपकी बढ़ जाएंगे। कौन? महादेवी वर्मा जी। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, इसे भी आप नोट डाउन करते चलिए। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ कवियों की बात करते हैं, महत्वपूर्ण छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवियों की बात करते हैं, और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करते हैं कि उनकी रचनाएं क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार की रचना को किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी हेडिंग होती है छायावाद के युग के महत्वपूर्ण कवि एवं रचनाएं।
अब छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचना कौन कौन सी है, ठीक, इसे हम लोग देखते हैं। तो एक तरफ कवि की बात कर लीजिएगा और एक तरफ रचना लिख लीजिएगा कि इनकी रचना कौन कौन सी है, ठीक। चलिए एक एक करके हम कवियों के बारे में देखते जाएंगे और उनकी रचनाओं के बारे में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले कवि को हम किसको लेते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को हम लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हमारे पहले कवि हैं, ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी रचना झरना, झरना इनकी प्रथम काव्य रचना है जिसमें छायावाद का मर्मज्ञ झलकता है। दूसरा हम लिख लेते हैं आंसू। आंसू भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है, ठीक। लहर, लहर भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कामायनी, बात करें कामायनी की तो कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। ये जयशंकर जी की महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। यानी कामायनी एक महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। यानी कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं, ठीक। अगले कवि की बात हम करते हैं। इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं विष्णु जी की। यानी विष्णु किसे कहा जाता है ना? सुमित्रानंदन पंत दूसरे कवि आपके मिलते हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, जिसे अब बृहत्तर कवि में विष्णु की उपाधि दिया था। यानी ब्रह्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु, सुमित्रानंदन पंत, ठीक। अब इनकी रचना देखते हैं। जैसे इनकी रचना हो जाएगी पल्लव, लोकायतन, लोकायतन, पल्लव हो गया, लोकायतन हो गया, चिदंबरा, चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ, और वो भी किस युग में मिला था? तो 1968 में मिला था। 1968 में चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद है लोकायतन, चिदंबरा हो गया, गुंजन, नहीं गुंजन इनकी नहीं, ग्रंथ है, ग्रंथ है, युगवाणी, उच्छ्वास, ठीक। ये सब इनकी रचना है। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सन 1900 संवत 1957 में ग्राम कौशनी अल्मोड़ा में संवत 1957 पंत सुमित्रा जन्मे गंगदत्त पंत के धामन, प्रकृति प्रेम जिनके नस नस में, कविता का कोमलतम सास, जिनकी वीणा ग्रंथ पल्लवी युगवाणी और उच्छ्वास। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं उसमें आ जाती हैं, आप लोग याद करते हैं। तो ये सब क्या है? इनकी रचना है। इन्होंने इतनी काव्य रचनाएं किया, ठीक। अब बात करते हैं महेश जी के बारे में। यानी छायावादी का महेश किसे कहा जाता है, ठीक। महेश, तो
छायावाद के महेश कौन मिले थे हमें? पंडित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम उनका पूरा नाम नहीं लिखते हैं, केवल निराला लिख देते हैं, निराला जी। इन्हें आप पंत भी कह सकते हैं, इन्हें प्रसाद कह सकते हैं, इन्हें निराला कह सकते हैं। निराला जी की रचना देखते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। अगर बात करते हैं राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो उन निराला जी की रचना है। फिर इसके बाद सरोज स्मृति, जिसे शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग जानते हैं, सरोज और सरोज कोई और नहीं थी, इनकी अपनी पुत्री थी, जिसकी याद में इन्होंने इस कविता का, इस काव्य का हाँ रचना किया। ठीक, इसके बाद परिमल, परिमल भी किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। जूही की कली, जूही की कली। अनामिका किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है, अनामिका। इन्हीं में एक और मिलता है, गीतिका। तो एक किसकी बात हो गई, छायावाद के महेश की बात हो गई, यानी छायावाद के ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और महेश हो गए, इनकी काव्य रचनाएं हो गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, अभी इतने ही नहीं, अभी और लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पुनः चलते हैं। ठीक, चलिए। ये बृहत्त्रय कवि थे। चतुष्टय में आपने किसको शामिल किया था, महादेवी वर्मा जी को। चलिए उनकी भी रचना देख लेते हैं, महादेवी वर्मा जी की। चौथे कवि के रूप में हमको मिलते हैं, कवि ने कवियत्री के रूप में मिलते हैं महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचना निहार, निहार किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की ही रचना है। रश्मि, नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मि, इन्हीं की एक और रचना आपको मिलती है, सांध्य गीत। सांध्य गीत, अगर आपसे पूछता है सांध्य गीत किसकी रचना है, तो वो भी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद आपको एक और रचना इन्हीं की मिलती है, यामा। यामा के बारे में आप लोग जानते होंगे, यामा पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था और साथ साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, यानी इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस युग में मिला था, तो 1982 ईस्वी में मिला था। किस ईस्वी में, सॉरी 1982 ईस्वी में। और यामा पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था, ये आप लोग जानते रहिए। ठीक, इसके बाद अगले कवि के रूप में हम शामिल करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा। आप लोगों ने बहुत पढ़ा, ये देशभक्ति रचना है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं ना। ठीक, अंत में कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। यानी पुष्प की और कोई अभिलाषा नहीं है, उसकी अभिलाषा ये भी नहीं है
कि चाह नहीं विध प्रेमी की माला में गूथा जाऊं, मेरी ये अभिलाषा नहीं कि एक प्रेम क्या अपनी माला में गूथे और प्रेमी को पहना दे, ये मेरी अभिलाषा नहीं है। मैं चाह नहीं, चाह नहीं मैं ईश्वर के सिर पर चढ़कर उठ लाऊं, मेरी ये भी चाह नहीं कि लोग मुझे ईश्वर के सिर पर चढ़ा दें और मैं जाकर वहां इट लाऊं। कितनी अच्छी परिभाषा इन्होंने दिया। ठीक, यहाँ पुष्प की, तो वह पुष्प, ठीक, तो पुष्प किसकी पुष्प किसके लिए जाता है? वो देशभक्तों के लिए जाता है। इसको कहते हैं पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, इन्हीं की और रचनाएं मिलती। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ठीक, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, ठीक। माता इनके काव्य महान, एक और मिलता है माता, ठीक। तो एक इसकी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ठीक, जिन्हें राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। अगले कवि के रूप में हम लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी का छठे कवि हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना कौन कौन सी है? तो इनकी रचना हो जाएगी कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार, रश्मिरथी, ना, रेणुका, लेकिन इन सब में इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मिलती है वह रचना आपको मिलती है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी रचना इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मिलती है और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किस युग किस सन में मिला था? तो 1972 ईस्वी में मिला था, यानी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी, ठीक, यानी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला। एक और कवि को हम शामिल करते हैं इसमें, जो आपके, हाँ, हरिवंश राय बच्चन 7वें कवि के रूप में मिलते हैं, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावाद का जनक भी कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन जी और कोई नहीं है, ये अमिताभ बच्चन जी के पप्पा हैं, ठीक, अमिताभ बच्चन जी के पप्पा हैं। आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके, वो भी इंग्लिश के प्रोफेसर रहे थे। इनका जो मूल निवास स्थान था वो प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ से जाकर इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद से इनको जो है अमिताभ बच्चन जी मुंबई ले जाते हैं, मुंबई में ही इनका निधन हुआ था, ठीक। चलिए अब देखते हैं, इनकी 2 पत्नियां थी, पहली वाली पत्नी के कोई बेटे नहीं हुए थे, दूसरी आदमी पत्नी के बेटे शायद अमिताभ बच्चन जी हैं ना, ऐसा कुछ है। तो अब देखिए इनकी रचनाओं में देखते हैं, जैसे इनकी रचना मिलता है मधुबाला। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या है देखे, मधु की एक बूंद के पीछे, ठीक। तो इनकी रचना मिलती है मधुबाला, मधुशाला,
मधु कलश, निशा निमंत्रण, तो ये इनकी काव्य रचना है। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, अभी इन्हीं की रचना मिलेगी। आत्मकथा में नीड़ का निर्माण फिर ना, तो वो भी मिलता है आपको। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल क्या इसका पता होता है औरों की जुबानी, पर यह जुबानी मूक होकर और कुछ भी बोलती है, कह गए जो कह के अम्बानी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इत्यादि चीजें इन्होंने लिखा। इन्हें हालावाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हालावाद का जनक। हाला माने होती है मदिरा, शराब, हालावाद का जनक कहा जाता है। ठीक, तो ये आपके होते हैं अमिताभ बच्चन जी, जिन्हें सॉरी हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्हें हालावाद का जनक कहा जाता है। तो छायावाद युग था। छायावाद युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मिली हैं, जिसे आपको बताया गया। छायावाद युग के बारे में आपको बताया गया, यह युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य तक का जो युग था आपका, उस युग को छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद युग को हिंदी साहित्य की खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस युग में खड़ी बोली परिनिष्ठित हो चुकी थी, और खड़ी बोली परिनिष्ठित होने के बावजूद होने के साथ साथ गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। यानी खड़ी बोली का जो शुद्धतम रूप प्रदान हुआ, वह किस युग में जाकर प्रदान होता है? तो छायावाद युग में जाकर प्रदान होता है। ठीक, इतना आपको मिलता है। छायावाद के बृहत तरह कवि में प्रसाद पंत और निराला जी आते हैं। प्रसाद जी को जो है ब्रह्मा कहा जाता है, पंत जी को विष्णु कहा जाता है, और निराला जी को महेश कहा जाता है। ये आपके हो गए। बृहत चतुष्टय में महादेव वर्मा जी को शामिल किया जाता है, जिसमें इनको क्या कहा जाता है? महादेव वर्मा जी को आधुनिक काल का मीरा कह दिया जाता है। ठीक, ये आपका था। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो छायावाद युग एक समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पुनः आपसे मिलते हैं, एक नए युग के साथ मिलते हैं, और एक नए जोश के साथ, एक नए उल्लास के साथ। चलिए, सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।